हेलो फ्रेंड्स, अब सुबह 10 बज चुके हैं। हमारा नया लीगल जीके के ऊपर न्यू टॉपिक आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोगों को पता होगा कि जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं, इसकी जो मैं हम लीगल जीके की क्लास ले रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाया करेगी। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अगर आप मेरा एप्लीकेशन का नाम लिखोगे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, तो आपको जो इसकी एप्लीकेशन मेरी प्रोवाइड हो जाएगी और इसकी जो पीडीएफ है, जो भी जितनी भी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर, तो इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। और जो लोग आईफोन यूज करते हैं तो आईफोन के अंदर आप लोग ऐप स्टोर पे जाना, तो माई इंस्टीट्यूट नाम से आपको मेरा एक रेड कलर का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। वो आपको डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद आपसे ORG कोड मांगा जाएगा। ORG कोड होता है मेरा ZPOGS। तो जैसे ये कोड डालोगे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट केसेस। कि आपको पता होगा यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी और जो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव दिखाई जाती है। कि जो भी कोर्ट के अंदर कामकाज हो रहा है, बातचीत हो रही है, प्रोसीडिंग्स हो रही है, जज साहब के द्वारा कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, एडवोकेट्स के द्वारा कोई आर्गुमेंट्स करा जा रहा है, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हमारे कोर्ट के अंदर हम सोशल मीडिया की मदद से देख पा रहे हैं। तो ये कैसे देख पा रहे हैं? इसके अंदर ना एक ई कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्राफ्ट अपना प्रिपेयर करा था, ड्राफ्ट मॉडल रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी ने ना एक ड्राफ्ट बना के अलाउ कर दिया था कि भाई आप जो है ना अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव कर सकते हो, और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है उसको कैमरे पे रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर उसको हम लाइव या रिकॉर्डेड मोड्स पे हम अपलोड कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इसके रिगार्डिंग 2018 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 का ये केस है। इंपॉर्टेंट केस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लीगल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना अपना एक लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स वहां पे रचाई थी, ये बोलते हुए कि लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल नंबर 21। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फंडामेंटल राइट का जन्म करा था आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, और ये बोल दिया गया था कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, वो एक राइट टू एक्सेस जस्टिस के अंदर आती है, और आर्टिकल नंबर 21 में इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर माना जाएगा। और पब्लिश करना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना, पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 129। कि अगर कोर्ट के द्वारा अपनी जो है लाइव प्रोसीडिंग्स पब्लिश करी जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो आर्टिकल नंबर 129 के अंदर आएगा। तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कि वो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल नंबर 129। एग्जाम के अंदर ये सबसे ज्यादा आर्टिकल आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोले जाता है। कौन से आर्टिकल के अंदर बोले जाता है? 127 में, 129 में, 125 में। तो आंसर क्या होता है इसका? 129, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हो गया है। और जो फ्री बहुत सारे हमारे हाई कोर्ट्स है, गुजरात हाई कोर्ट है और इनफैक्ट अदर बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी अब हमारे बहुत ज्यादा उसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर आ चुके हैं अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर, जिन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई हम जो है ना लाइव टेलीकास्ट करेंगे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट भी अब अपना चालू कर चुका है, ठीक है, लाइव टेलीकास्ट करेंगे अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का अपना एक बिल ड्राफ्ट करके अलाउ कर दिया गया था ना, उसके तहत आर्टिकल नंबर 21 के अंदर इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था ना, उसके तहत आर्टिकल नंबर 129 के अंदर अपना एक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया था ना, उसके तहत यहाँ पे अदर हाईकोर्ट्स भी अपना लाइव टेलीकास्ट अपना कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च करोगे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे की प्रोविजंस क्या है, हमारी जो बिल ड्राफ्ट करा गया था इसके की प्रोविजंस क्या है? जो भी केसेस होते हैं हमारे मैट्रिमोनियल के, सेक्सुअल ऑफेंसेस के, जेंडर वायलेंस के एक्सेट्रा, इनको जो लाइव स्ट्रीम नहीं करा जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा, सेक्सुअल ऑफेंसेस है और कोई जेंडर वायलेंस का कोई भी मुद्दा होगा, उसको लाइव स्ट्रीम कभी नहीं करा जाएगा, याद रखिएगा। अगर कोई वकील कोर्ट रूम में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है और उसको अपलोड कर रहा है, ये पनिशेबल ऑफेंस है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब कानून ने मना कर रखा है ऐसे केसेस का कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, तो आप इसका वायलेशन कर रहे हो, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है डिले होगा पहले तो, मतलब कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी ना, तो जो जैसे मैंने भी कोई बात बोली तो वो 10 मिनट बाद आपको लाइव के तौर पे दिखाई देगी। 10 मिनट का डिले चलता रहता है। और अनऑथराइज्ड यूसेज ऑफ द लाइव स्ट्रीमिंग इज पनिशेबल अंडर इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहां पे ना एक क्लियर तौर पे बोल दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि YouTube चैनल्स हैं, बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जो कोर्ट की ऑफिशियल
लाइव स्ट्रीमिंग को अपना डाउनलोड करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, एडिट करके जो एक ट्रेंडिंग पार्ट होता है ना उसको उस क्लिप को उठाकर अपने यूट्यूब चैनल पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस बिल के अंदर क्लियर तौर पे बोल दिया गया है कि ये 3 कानून के अंदर आपराधिक मामला दर्ज आपके ऊपर हो सकता है अगर आप पकड़े जाते हो या हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी अपनी प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं, इन्होंने अगर कंप्लेंट करी तो इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, ये तीनों के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। तो पहले तो ना अपना यूट्यूब का भी एल्गोरिथम होता है, पहले तो यूट्यूब के अंदर आपकी स्ट्राइक लगती है चैनल के ऊपर, स्ट्राइक लगने के बाद आप अगर बाज नहीं आए एक स्ट्राइक के ऊपर, फिर दूसरी स्ट्राइक लगती है, फिर भी आप बाज नहीं आए, फिर तीसरी स्ट्राइक लगती है। तो तीसरी स्ट्राइक जैसे आपके ऊपर लग जाती है ना तो आपका चैनल ही डिलीट हो जाता है। तो याद रखिएगा, तो जब तक ये जो हमारे मामले हैं ना, ये मामले दर्ज होने का भी एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि पहले यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम होता है 90 डेज का, तो पहले वो 90 डेज का है तो पहले अपने हमें एल्गोरिथम पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई बंदा दोबारा बाज नहीं आता है तब जाके ये कानून के ऊपर हम पनिशेबल ऑफेंस इसको डालेंगे, याद रखिएगा। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना, प्रैक्टिकली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देखो सर मैं तो उसको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, एक चैनल है वो तो अपनी वीडियोस पब्लिश करता रहता है, उसके ऊपर तो कानूनी रूप से आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है, तो ये कंप्लेनेंट तो यहाँ पे अपनी मुकदमा दर्ज करेगा ना, तब जाके ही तो ये पिक्चर में आएगा मामला, ठीक है। तो इसकी वजह से याद रखिएगा। अदर प्लेटफॉर्म्स मेक जुडिशरी मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल, तो यहाँ पे बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करी हुई है, जैसे कि SUPACE, भाई देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इनकी ना फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, याद रखना। तो द सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं SUPACE। ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जो कलेक्ट करता है रेलिवेंट फैक्ट्स, लॉज और जजेस को वो अवेलेबल कराता है, ठीक है। और एक और हमारा टूल है जो जुडिशरी के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है, SUVAAS, तो ये एक न्यूट्रल ट्रांसलेशन है, AI टूल है, ये भी एक तरीके से AI टूल है, जिसकी मदद से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं ना, वो एक तरीके से जो जैसा आप अपनी लैंग्वेज चाहते हैं उस लैंग्वेज में उस जजमेंट को ट्रांसलेट करके यूज करा जा सकता है। अब E-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड विद अ विजुअल ट्रांसमिशन जुडिशरी, ठीक है। एंड इसको बस आप रीड कर लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना मैं आपको वो बताता हूँ, बाकी नोट्स का पार्ट ये पूरा का पूरा आपको PDF वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। और फास्ट एंड सिक्योर टर्म्स, ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब हम नया टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक आता है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। तो 2021 के अंदर ना एक इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर पास करा गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा ये पास कर दिया गया था। इस बिल ने क्या करा, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है ना, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर जो ये हमारा कानून बना था, तो टू इंप्लीमेंट सर्टेन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, कि कुछ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को ना हम जो है अमेंड करना चाहते हैं, इसी वजह से इनके द्वारा इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पास करा गया पार्लियामेंट के द्वारा। तब यहाँ पे एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे, पुराना कानून क्या कहता था वो डिस्कस करेंगे, नया कानून क्या कहता है वो डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, लिंकिंग इलेक्ट्रल रोल्स विद आधार कार्ड, ये जो है एक हमारा एरिया यहाँ पे लेके आया गया। इसके रिगार्डिंग हमारा जो ओल्ड लॉ था वो क्या कहता था और अब जो न्यू लॉ है वो क्या कहता है, इसके बारे में आप समझ लो। प्रोवाइड दैट अ पर्सन में अप्लाई टू द इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉर इंक्लूजन विद देयर नेम इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जब आप जो है अपना नेम इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। फिर वेरिफिकेशन आपकी करेगा कौन, ऑफिसर जो बैठा होता है टेबल के ऊपर आपका वोट डालते टाइम, आपका नाम चेक करेगा कि आपका नाम सेम है वगैरह वगैरह आपके आईडी के साथ में, फिर सेटिस्फाइड रहेगा तब जाके एंटाइटल्ड होगा वो रजिस्ट्रेशन अपना करने के लिए। ये पहले पुराने कानून में ये एक प्रोसीजर बताया हुआ था। नए कानून के अंदर क्या बता रखा है कि जो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा ना वो मे रिक्वायर अ पर्सन टू फर्निश देयर आधार नंबर फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रल ऑफिसर होगा ना वो पूछ सकता है कि भाई आप अपना आधार नंबर बताओ, अपना आधार नंबर शो करो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अगर कोई डाउट आता है कि भाई बंदा तो कोई और है जो आधार कार्ड में दिख रहा है और सामने जो वोट डालना है वो कोई और है, तो अगर कोई डाउट आता है तो यहाँ पे फर्निश किया जाएगा और आपकी यहाँ पे ड्यूटी है कि आप फर्निश करोगे, वरना आप वोट डालने के लिए यहाँ पे डिमांड हो सकते हो इलेक्ट्रल अपना इलेक्शन के उसके अंदर पैनल के अंदर। इफ देयर नेम इज ऑलरेडी इन द इलेक्ट्रल रोल देन आधार नंबर मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एंट्रीज। तो यहाँ पे जो है जब आपका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है फिर भी आपको आधार नंबर अपना देना मैंडेटरी होगा। और पर्सन विल नॉट डिनाई इंक्लूजन, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि भाई आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, नहीं मैं नहीं बताता तुम्हारे को अपना आधार नंबर वगैरह वगैरह।
ठीक है, और हैव दे डिलीटेड फ्रॉम द इफ दे अनेबल टू फर्निश देयर आधार। इसका मतलब यही कि अगर कोई बंदे अपना आधार नंबर फर्निश करने से मना करता है या फर्निश नहीं करा जाता है तो उस बंदे का जो नाम है वो डिलीट कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पे इन्होंने अपना नए कानून के अंदर रूल बनाने की कोशिश करी है। अब दूसरा पॉइंट, हम दूसरा एरिया कवर अप करते हैं, क्वालिफाइंग डेट फॉर एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल। कब तक आप अपना इलेक्ट्रल रोल के लिए अपना एनरोलमेंट करा सकते हो। अगर हम 1950 वाले कानून के अंदर जो बात करें तो क्वालिफाइंग डेट फॉर एनरोलमेंट इज जनवरी 1 से होती है फॉर एवरी ईयर इन विच सच रोल बीन प्रिपेयर्ड एंड रिवाइज्ड। कि अगर मान लेते कोई 18 साल की उम्र क्रॉस करी है बंदे ने तो उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसका नाम आना चाहिए था, आएगा 1 जनवरी से। ये पुराना कानून कहता था। नया हमारा जो कानून है वो क्या कहता है, उन्होंने अमेंड करा है इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को। 4 क्वालिफाइंग डेट्स यहाँ पे मेंशन करी है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो अगर आप 18 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हो, आपका इलेक्ट्रॉल रोल के अंदर जो नाम चढ़ेगा वो जनवरी तक का वेट करने की जरूरत नहीं होगी। नाम चढ़ेगा जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। ये 4 तारीख यहां पे फिक्स कर दी गई है अपनी रिवाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो एक नया एरिया और आता है जनरल जेंडर न्यूट्रलाइज प्रोविजन। तो बोथ द ओल्ड एक्ट्स यूज द टर्म वाइफ to refer the spouse of the people holding service qualification. The bill replaced the term wife into spouse. तो पहले क्या यूज करा जाता था, वाइफ टर्म यूज करा जाता था पुराने कानून के अंदर। नए कानून के अंदर वाइफ को शब्द हटाकर स्पाउस वर्ड यहाँ पे ला दिया गया है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन बनाने के लिए। ठीक है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इसके ऊपर चर्चा भी बहुत हो रही है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा आगे चल के। पहले मैं आपको 2021 से 22, 22 से 23 की तरफ फिर लेके जाऊंगा। तो अभी मेरा टारगेट है कि आप 2021 से 22 के बीच में जो भी कहानियां आई हैं, जो भी डिस्प्यूट्स आए हैं, जो भी नए कानून आए हैं, पहले आपको वो समझा दूं, फिर 22 से 23 की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। उससे आपका क्या होगा, 2023 के अंदर जब आप अपना पेपर देने जाओगे ना, पेपर की तैयारी करोगे, तो आपको 1 साल 1.5 साल पुरानी चीजें अपने दिमाग में याद रहेंगी, जो ट्रेंडिंग रही हैं एग्जाम के अंदर 110% आएंगी। याद रखना, एस राइटिंग में, मेंस में, प्रीलिम्स में। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। जितना मैं बता रहा हूं उतना आप दिमाग में अपना सेट करके चलते रहिए। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है रिक्वेस्टनिंग ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द इलेक्शन पर्पसेस। इसके अंदर पुराना कानून क्या कहता था, बस इसको आप रीड कर लेना, ओनली रीड करना है आपको। ठीक है, इसको ओनली रीड। ठीक है, चलिए। और पार्ट 15 हमारे जो संविधान का है, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि जो इलेक्शन लॉज की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल जो अभी पास करा गया ना 2021 के अंदर, तो यहां पे मुद्दे वाली बात क्या है कि भाई तुम इलेक्शन लॉ के बारे में तो बात कर रहे हो, संविधान के अंदर इलेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा पार्ट और कौन सा आर्टिकल कवर होता है। तो पार्ट नंबर 15 के अंदर हमारा इलेक्शंस के बारे में डील करा गया है। अब इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक लीगल जीके के अंदर प्रोवाइड भी कराया था ना, कि यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैनल भी बनाया गया है कि जो हमारा चीफ चेयरमैन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जिसको हम बोलते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए एक कमेटी का गठन करा जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये यहाँ पे पीएम बैठेंगे और यहाँ पे जो है वो अपोजिशन लीडर के, अपोजिशन रूल पार्टी के लीडर बैठेंगे और एक जो सीजीआई साहब है वो बैठेंगे। इन तीनों के द्वारा एक नाम रिकमेंड करा जाएगा प्रेसिडेंट साहब को, फिर यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करा जाएगा। पहले क्या हुआ करता था, रूलिंग पार्टी ही अपने इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो भाई गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने लीगल जी के वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी है और अपने पीडीएफ जो आपको मेरी एप्लीकेशन के ऊपर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मुद्दे पे आते हैं। तो ये आर्टिकल हमारा कौन सा है, पार्ट नंबर 15 एक्ट, और आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक जो डील करते हैं इलेक्शंस के रिगार्डिंग। तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा इलेक्शंस के रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल कवर अप होते हैं, 324 से लेके 329 एंड पार्ट नंबर 15। याद हो गया आपको चीजें। चलिए फिर, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करा था कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग जो है कोर्ट के अंदर होनी चाहिए। ड्राफ्ट का नाम क्या है अपना, लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करा और इसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था, स्वाप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी अपने एक पर्टिकुलर केस के अंदर। और ये बोला गया था कि लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स जो है वो राइट टू एक्सेस ऑफ जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट के तौर पे ट्रीट करी जाती हैं। इसकी वजह से गुजरात हाईकोर्ट भी अपना सामने आया लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। और आर्टिकल 129 भी लाइव स्ट्रीमिंग जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना था। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। और अगर कोई अनऑथराइज तरीके से यूज कर रहा है लाइव स्ट्रीमिंग को, क्या ये पनिशेबल ऑफेंस है? हाँ जी, 3 कानून के अंदर ये पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है, कॉपीराइट एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट के अंदर, और आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर। आपको पता होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पनिशमेंट है वो केवल हाई कोर्ट देता है, याद रखना। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर जुडिशरी के जजेस होते हैं, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स होते हैं ना, वो हाई कोर्ट को कंप्लेंट लगाते हैं। ओनली हाई कोर्ट हैज द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
एक्ट का इस्तेमाल करके। हालांकि सीआरपीसी के अंदर और भी अदर प्रोविजंस जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अपना पनिश कर सकता है, बट वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर पनिश नहीं करता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को एंटरटेन करने की पावर केवल और केवल हाई कोर्ट के पास होती है। याद रखना, एक ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और ये मैंने बता दिया। और लाइव स्ट्रीमिंग किस किस की नहीं हो सकती, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, मैट्रिमोनियल ऑफेंस हुआ है, जेंडर वायलेंस हुआ है, उसके ऊपर हमारी नहीं होती है, ठीक है। ये सब नाम हमने पढ़े थे, SUPACE SUVAAS। इलेक्ट्रल लॉ जो है हमारा अमेंडमेंट बिल 2021 के अंदर पास करा गया है। इसमें नए कानून के अंदर क्या चेंजेस लाए हैं, पुराने कानून के अंदर क्या चेंजेस है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको मैंने जो सारी जानकारी देनी थी वो सारी की सारी जानकारी दे दी है। आज का सेशन भी आपको लीगल जीके का पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और शेयर जरूर करेगा। और एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड करके PDF गेन करिएगा। और बैचेस ज्वाइन करने हैं तो मेरा एक बैच भी चल रहा है अपना जुडिशरी बैच का, CPC एंड लिमिटेशन, वहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।